मेरे पिता ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लोमड़ी को पकड़कर घर ले आए और उसके साथ रात बिताई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ही रात में वह लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाएगी। मेरे पिता डर के मारे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे, लेकिन उस औरत ने न तो गुस्सा किया और न ही जाने की बात की, बल्कि उसने कहा कि यह सब रोज होना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह मेरी लोमड़ी माँ मेरे साथ गर्भवती हो गई। कई साल बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर एक घायल छोटी लोमड़ी को जकड़े हुए था। मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी, जो सीधे अजगर के सिर पर जाकर लगी। अजगर कुछ देर तड़पा और फिर मर गया। छोटी लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन वह भी लगभग मरने की हालत में थी। मैं उसे तुरंत घर ले आया और शराब से उसके घाव साफ किए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह फिर से दौड़ने कूदने लगी। उसके बाद वह छोटी लोमड़ी एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे घर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन मैं तो एक अनाथ था, न माँ थी न बाप। खुद का पेट भरना भी मुश्किल था। मैंने कई बार उसे वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह लड़खड़ाते हुए वापस आ जाती। कभी उसके मुंह में जंगली फल होते, कभी जंगली खरगोश और कभी जंगली मुर्गी। तभी मुझे समझ आया कि वह मुझे बताना चाहती है कि वह अपना खर्च खुद उठा सकती है। तब जाकर मैंने उसे अपने पास रख लिया। उसके बाद वह मेरी छोटी साथी बन गई। मैं लकड़ियां काटने जाता तो वह साथ जाती, मैं भेड़ें चराने जाता तो वह भी साथ होती। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई करता तब भी वह चुपचाप मेरे पास लेटी रहती। लेकिन यह खुशहाल जिंदगी मेरे 12वीं के साल अचानक खत्म हो गई। एक दिन छोटी लोमड़ी बिना कुछ बताए गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत मेरे घर आई। वह लाठी के सहारे चल रही थी और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने पूछा, आपकी पोती कौन है? वह बोली, कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और घर की जिम्मेदारी अपनी पोती को देकर गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो वह गायब थी। लोगों ने कहा कि वह तुम्हारे घर में रहती है। उसकी बात सुनते ही बूढ़ी औरत ने अजीब सी आवाज निकाली, लगातार सिर हिलाती रही और मेरी रसोई की तरफ घूरने लगी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कि छोटी लोमड़ी वहीं बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत की तरफ पूंछ हिला रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। याद रहे, यह पहली बार था जब उसने किसी दूसरे इंसान के सामने खुद को दिखाया था। बूढ़ी औरत कुछ देर हंसी और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसी रात छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सोई, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गायब थी। मैं बिस्तर से उठा तो देखा कि मेज पर एक लाल रंग का दुपट्टा जैसा कपड़ा रखा था। उसके अंदर एक औरत के काले बालों का गुच्छा था, जिसे लाल कागज से लपेटा गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यह किस काम की चीज है, इसलिए मैं उसे लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, यह तो किसी लड़की का प्रेम संकेत है। इसे लेकर तुम उसके घर शादी का प्रस्ताव भेज सकते हो। जल्दी बताओ, वह लड़की कौन है? मैं वहीं स्तब्ध रह गया। क्या यह छोटी लोमड़ी मेरे लिए छोड़कर गई थी? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद छोटी लोमड़ी फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसके जाने के बाद मेरा दिल खाली खाली रहने लगा। हर दिन खाने और सोने के अलावा मैं उसे पूरे जंगल और पहाड़ों में ढूंढता रहता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा कि शायद किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया है। लगभग 15 दिन तक खोजने के बाद भी मुझे वह नहीं मिली। तब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था और सोचने लगा था कि अब उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन 15 दिन बाद एक रात मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे घर के बाहर बैठकर रो रही है। मैं भौहें सिकोड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अचानक सिर उठाया और डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, मेरा पोता गायब हो गया है। तुमने उसे देखा है ना? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार पोती को ढूंढ रही थी और इस बार पोते को, और दोनों बार मेरे पास ही क्यों आई? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह बोली, तो 6 साल पहले क्या तुमने मेरे पोते को देखा था? उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे वह मुझसे जवाब मांग रही हो। मैं काफी देर सोचता रहा और मन ही मन यही समझा कि यह बूढ़ी औरत शायद पागल है। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे घूरते हुए मुस्कुराती रही। उसकी वह रहस्यमयी मुस्कान देकर मैं डर गया और पीछे हटा हुआ भागकर गांव के मुखिया के घर पहुंच गया। हाँफते हुए मैंने उसे सारी बात बता दी। मुखिया मुंह में बीड़ी दबाए बैठा था। मेरी बात सुनकर वह अचानक ठिठक गया और फिर मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला, जिस औरत की बात कर रहे हो क्या वह यही है? मेरी पीठ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि वही बूढ़ी औरत बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे खड़ी थी। मैं डर कर तुरंत मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम किस गांव की हो बुढ़िया? रात को एक छोटे बच्चे को डराना ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत ने बस भारी आवाज में कहा, मैं अपने पोते को ढूंढने आई हूँ। उसके बाद गांव का मुखिया उससे चाहे जितना पूछता रहा, वह सिर्फ मुस्कुराती रही। आखिर मुखिया घर के अंदर गया और 2 अंडे लाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये लो और यहाँ से निकल जाओ। आगे से मेरे इलाके में आकर लोगों को मत डराना। लेकिन बूढ़ी औरत ने अंडों को देखा और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। फिर वह चीखते हुए मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, इसने मेरे पोते को मार डाला है, मैं जिंदगी भर इसका पीछा करूंगी। यह सुनते ही मुखिया का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत मुझे आंगन की बत्ती जलाने को कहा। मैं भाग कर गया और रस्सी खींचकर बत्ती जला दी। दरवाजे के सामने रोशनी फैलते ही मैंने साफ देखा कि बूढ़ी औरत के कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिटा हुआ था। उसकी 2 जहरीली दांत बाहर निकली हुई थी और वह मुझे घूर रहा था। मुखिया भी घबरा गया। उसने धीरे से मुझसे पूछा, मेरी नजर कमजोर है, जरा देख तो उस बूढ़ी औरत की परछाई है या नहीं। यह सुनकर मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे सचमुच कोई परछाई नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और बस सिर हिला दिया। तभी मुखिया ने अचानक जोर से कहा, बेटा डर मत, मेरे घर में एक पुश्तैनी तलवार रखी है, जल्दी जाकर ले आ। मैं कांपते हुए घर के अंदर भागा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे कोई तलवार नहीं मिली। जब मैं बाहर आकर कहने वाला था कि कुछ नहीं मिला, तब तक बूढ़ी औरत दूर जा चुकी थी। मुखिया ने घबराकर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर बोला, पगले कैसी तलवार? मैंने उसे बहलाने के लिए झूठ बोला था, तेरे पीछे कोई अशुभ चीज पड़ गई है। इतना कहकर उसने घर की बत्ती बुझा दी और धीरे
धीरे से पूछा कि क्या मैंने पहाड़ पर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया था। मैंने बहुत सोचा, बचपन से लेकर अब तक मैंने किसी इंसान का बुरा नहीं किया था। तभी मुझे 6 साल पहले की बात याद आई, जब मैंने उस छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए एक सफेद सांप को कुल्हाड़ी से मार दिया था। मैंने ये बात मुखिया को बताई। ये सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। अरे मूर्ख लड़के, पहाड़ों में रहने वाली चीजों को ऐसे थोड़ी मारते हैं, अब तू बड़ी मुसीबत में है। उसने कहा कि अगली सुबह वह मुझे एक जानकार आदमी के पास ले जाएगा और आज रात मुझे उसके घर में ही सोना होगा। साथ ही चेतावनी दी कि रात में चाहे कोई भी आवाज दे, जवाब नहीं देना। उस रात मैं सचमुच चुपचाप लेटा रहा, लेकिन करीब आधी रात, शायद 11 बजे, बाहर से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसके बाद वही बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो एक झुकी हुई परछाई घर के बाहर घूम रही थी। चलते चलते वह अचानक खिड़की पर आकर चिपक गई, जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी बगल वाले कमरे से मुखिया की आवाज आई, सिर कंबल में छिपा ले, मत देख। वह रोने की आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती रही। आखिर सुबह करीब 3 बजे जाकर सब शांत हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं कंबल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही सफेद सांप था जिसे मैंने मारा था। उसका शरीर खून और मांस से लथपथ था। वह मुझे घूर रहा था और इंसानों की भाषा में कह रहा था, मुझे मेरी जान वापस दे। मैं चीख मारकर बिस्तर पर बैठ गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। मुखिया मेरे सिरहाने खड़ा था और मुझे जल्दी उठने को कह रहा था ताकि वह मुझे दूसरे गांव के एक जानकार आदमी के पास ले जा सके। लेकिन उसी रात वह पागल बूढ़ी औरत फिर आ गई। वह फिर खिड़की पर चिपकी हुई मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुखिया हाथ में चाकू लेकर बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। बाद में अगरबत्ती जलाना, कागज जलाकर माफी मांगना, सब बेकार गया। सबसे डरावनी बात तो ये हुई कि अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं पहाड़ पर एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ा था और वही जगह थी जहां मैंने सालों पहले उस सफेद सांप को मारा था। इस तरह 3 दिन तक मैं मुखिया के घर में छिपा रहा। हर उपाय आजमाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुखिया भी इतनी परेशानी से थक चुका था। मैं उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चौथे दिन सुबह उसकी बात न मानते हुए चुपचाप अपने घर लौट आया। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि घर पहुंचते ही मुखिया भी हांफता हुआ पीछे पीछे आ गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था। वह बोला, पगले, मैं कैसे देख सकता हूँ कि तू अकेला मरने जा रहा है। आज चाहे जो हो जाए, मैं इस मुसीबत को खत्म करके रहूंगा। फिर उसने गंभीर नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटा, अब मैं तुझसे सच नहीं छिपाऊंगा। लियू परिवार तुझसे बदला लेने आया है। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैं घबरा कर बोला, ये लियू परिवार और हु परिवार क्या है? मैंने तो कभी इनके बारे में नहीं सुना। मुखिया बोला, हुआंग, बाई, लियू और हुई, ये सब पुराने आदमी परिवार हैं। जिस सांप को तूने मारा था और जो अब तेरा पीछा कर रहे हैं, वे लियू परिवार से हैं। और जिस छोटी लोमड़ी को तूने बचाया था, वह हु परिवार की थी। अब सिर्फ वही लोग तेरी मदद कर सकते हैं। मैं डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मुखिया ने सिर हिलाया। इंसानों और आत्मिक जीवों की दुनिया अलग होती है। मैं नहीं चाहता था कि तू इस रास्ते पर जाए, लेकिन अब हमारे सारे उपाय खत्म हो चुके हैं। वह लाल कपड़ा अभी भी तेरे पास है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, बहुत अच्छा, यह हु परिवार की किसी लड़की की निशानी है। इसे साथ लेकर जाओगे तभी उन्हें ढूंढ पाओगे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर आंगन से अचानक अनगिनत सरसराहट की आवाजें आने लगी। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत पास रखी बड़ी छुरी उठा ली। हम दोनों अभी मुख्य कमरे तक पहुंचे ही थे कि एक डरावना दृश्य सामने आया। वही बूढ़ी औरत रास्ते पर खड़ी थी और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मेरे पैर जवाब देने लगे। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, आंखों में आंसू भर आए। तभी मुखिया ने मुझे पकड़कर वापस खींच लिया और भारी मेज से दरवाजा अड़ा दिया। फिर चिल्लाकर बोला, बेटा ध्यान से सुन, अगर हु परिवार सामने नहीं आया तो हमारा गांव भी नहीं बचेगा। उसने पिछली खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की से निकल जाओ, निशानी साथ लो और सीधे दक्षिणी पहाड़ के कब्रिस्तान की तरफ भागो। रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। इस बीच बाहर सांपों का झुंड दरवाजे पर जोर जोर से टकरा रहा था। कुछ छोटे सांप तो दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने भी लगे थे। मुखिया ने दांत भींच लिए और पूरे शरीर से दरवाजे को थाम लिया। मैं उस बूढ़े आदमी को देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जल्दी से वह लाल कपड़ा सीने से लगाया, पिछली खिड़की को लात मारकर खोला और अंधेरी रात में दौड़ पड़ा। मैं ज्यादा दूर भी नहीं भागा था कि पीछे से तेज सरसराहट सुनाई दी। एक लाल रंग का जहरीला सांप मेरा पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह लगभग मेरे पैरों तक पहुंच गया था। मेरा दिल बैठ गया। तभी मेरा पैर फिसला और मैं आगे की तरफ गिर पड़ा। उसी पल बगल की झाड़ियों से एक सफेद परछाई बिजली की तरह बाहर निकली। उसके मुंह से जानी पहचानी लोमड़ी की आवाज निकली। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही छोटी सफेद लोमड़ी थी, लेकिन अब उसकी 2 पूंछ थी। वह बिना डरे उस जहरीले सांप पर टूट पड़ी और उससे लड़ने लगी। मैंने देखा कि दोनों आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी लकड़ी काटने वाली बड़ी छुरी उठाई और उनकी मदद करने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन तभी छोटी लोमड़ी ने अचानक उस जहरीले सांप की पूंछ अपने मुंह में दबोच ली और पलक झपकते ही उसे घसीटते हुए काले घने जंगल के अंदर गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जंगल इतना अंधेरा था कि रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रात की ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे नाक में एक जानी पहचानी खुशबू पहुंची। ये वही खास खुशबू थी जो हमेशा छोटी लोमड़ी के शरीर से आती थी। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। वह कभी कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, वह सचमुच एक लोमड़ी देवी थी। उसे दोबारा देखने के बाद मेरे दिल का काफी डर खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। गांव के मुखिया दादा अभी भी मेरी वजह से खतरे में थे और मुझे उनकी जान बचानी थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दक्षिणी पहाड़ की तरफ दौड़ना जारी रखा। अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना तेज नहीं भागा था। कानों के पास हवा सीटी मार रही थी और मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा जीव मेरे पैरों के पीछे पीछे रेंग रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका और बस चांदनी की हल्की रोशनी के सहारे भागा रहा। ये गांव की निषिद्ध जगह थी जहां आमतौर पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। जितना ऊपर चढ़ता गया रास्ता उतना ही सुनसान और डरावना होता गया। चारों तरफ टूटे पत्थर और बिना नाम वाली पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक मेरे पीछे से गांव के मुखिया दादा की आवाज आई, बेटा एक बार पीछे मुड़कर अपने दादा को तो देख
देख मेरे कदम अचानक धीमे पड़ गए और दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद दादा सचमुच वहां से बचकर निकल आए हैं। मैं लगभग पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे उनकी चेतावनी याद आ गई, रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मत देखना। वह आवाज लगातार मेरे करीब आती जा रही थी। मुझे तो ऐसा भी महसूस होने लगा कि कोई मेरे गर्दन के पास ठंडी सांसें छोड़ रहा है। मैं डर के मारे पागलों की तरह और तेज भागने लगा। आखिरकार मैं एक भयानक और सुनसान कब्रिस्तान में पहुंच गया। तभी सामने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बाल संवार रहा हो। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि सामने एक कब्र के ऊपर सफेद कपड़े पहने एक आकृति बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की कंघी थी और वह धीरे धीरे अपने बहुत लंबे बालों को संवार रही थी। उसके काले बाल जमीन तक घिसट रहे थे और वह पीठ करके चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वह सफेद आकृति धीमी आवाज में बोली, लड़के मेरे बाल देखो, क्या ये सुंदर है। उसकी आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर जम गया। तभी मुझे डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। वह मेरी तरफ पीठ करके नहीं बैठी थी, बल्कि शुरू से ही मेरी तरफ मुंह करके बैठी थी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर लटक रहे बिखरे बालों को हटाया और एक सफेद डरावना चेहरा सामने आ गया। यह दृश्य देखते ही मेरे पैरों से ताकत निकल गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय मेरी बाहों में दबा लाल कपड़ा और बालों का गुच्छा भी लुढ़कर बाहर गिर गया। वह महिला आत्मा अचानक चीख उठी और मेरी तरफ झपट पड़ी। उसी समय पीछे की झाड़ियों से वह लाल जहरीला सांप भी निकल आया और अपने जहरीले दांत दिखाते हुए सीधे मेरे गले की तरफ बढ़ा। मेरे सामने भूत और पीछे सांप था। मेरे हाथ में सिर्फ लकड़ी काटने वाली छुरी थी। उस पल मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन ठीक उसी समय जमीन पर पड़ा लाल कपड़ा अचानक लाल रोशनी से चमक उठा। उसके अंदर रखा काले बालों का गुच्छा बिना हवा के अपने आप जलने लगा और फिर धुएं की एक पतली लकीर बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। ऐसा लगा जैसे समय उसी पल रुक गया हो। हवा में झपटी हुई वह महिला आत्मा अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और दर्द भरी चीख मारने लगी। वह डरकर चिल्लाई, हूँ परिवार की पवित्र अग्नि, जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख लिया हो। अगले ही पल वह काले धुएं में बदल गई और तेजी से वापस अपनी कब्र में घुस गई। वहीं वह भयानक लाल सांप भी अचानक अपनी सारी ताकत खो बैठा। वह धप से जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे अपना सिर मिट्टी में छिपा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसमें भागने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी और मैं अभी तक इस भयानक घटना से उबर नहीं पाया था। तभी अचानक एक ठंडी हवा उठी। उसके साथ एक भारी और लयबद्ध ढोल जैसी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। अगले ही पल आसमान से सफेद कागज के नोट उड़ने लगे, जैसे बर्फबारी हो रही हो। दूर काले जंगल के अंत में अचानक दो सफेद लालटेन जल उठी। वे हवा में झूलती हुई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे करीब आईं, घने कोहरे के बीच से एक सफेद पालकी दिखाई देने लगी। मेरा दिल धड़क उठा। मुझे लगा कि अभी जो धुआं आसमान में गया था, शायद उसी ने हूँ परिवार को खबर पहुंचा दी है और यह उनकी मदद के लिए आई पालकी है। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैं कुछ ही कदम चला था कि पालकी के दूसरी तरफ के अंधेरे से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ और पालकी में बैठ जाओ, दादी तुम्हें घर छोड़ देगी। यह आवाज हवा के साथ मेरे कानों तक पहुंची और मैं तुरंत पहचान गया कि यह उसी पागल बूढ़ी औरत की आवाज थी। वह बोलते बोलते मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने चमकते हुए लाल कपड़े को कसकर पकड़ लिया और एक कब्र के पत्थर के पीछे छिप गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी जले बालों की गंध सूंघ चुकी थी और उसी गंध का पीछा करते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। आखिरकार उसके काले कपड़े वाले जूते मेरे छिपने की जगह के ठीक सामने आकर रुक गए। वह डरावनी आवाज में बोली, छिप जा, देखती हूँ कब तक छिपेगा। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और हवा सूंघती हुई मेरे बेहद करीब आ गई। कुछ पल ऐसे ही बीते। फिर उसने ठंडी आवाज में नाक से फुंकार भरी, मुड़ी और वहां से चली गई। जब उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे गांव के मुखिया दादा की बात याद आई। मैं उस धुंधली पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। आखिरकार पहाड़ की छोटी